नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में जो असफल हुए हैं और जो अभ्यर्थी बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो काफी खास होने वाला है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इसके माध्यम से हम आपसे और आप हमसे जुड़ जाएंगे और काफी सारे समस्याओं का एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग समाधान करेंगे। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि कैसे भूतकाल से सबक ले भविष्य का निर्धारण करें। बातें शायद आपने सुनी हो, लेकिन आप इस स्तर तक न सोचे हो, इसलिए हमारी जो सोच है मैंने उसको आपके सामने का लाने का प्रयास किया है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं कि भूतकाल से सबक ले भविष्य का निर्धारण करें, इसके पीछे क्या वजह है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों में असंतोष सामने आ रहा है। वो तो आप जानते ही हैं कि जब से परिणाम आया है, खासकर प्राइमरी टीचर वाले बच्चों में वो काफी ज्यादा जो है सो असंतोष है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल सामने आ रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से कई सवाल किए हैं। ऐसे में बीपीएससी अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद ने खुद अभ्यर्थियों के कई सवालों के जवाब दिए हैं। देखिए, बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी के दिए गए जवाबों में ही कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भविष्य के लिए। आइए उसकी शुरुआत करते हैं। प्रथम नंबर जो प्रश्न है वो अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियों को बर्बाद की जा रही है। तो अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया है, अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से भी वंचित न हो जाए। ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। अब देखिए, कहने का मतलब है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, अब ये जो द्वितीय चरण में वैकेंसी निकलेगी उनमें 1 to 5 तो रहेगा नहीं, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। अब इस प्रक्रिया में जो सीटें बच जाएंगी वो राज्य सरकार पर निर्भर करेगी, और राज्य सरकार चाहेगी तो उसको इसी प्रथम चरण के तहत वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराएगी या फिर उसको द्वितीय चरण के वैकेंसी में उन सीटों को ऐड करेगी। लेकिन यहाँ आप एक चीज देखिए कि मान लिए कि किसी विद्यार्थी का 11, 12, 9, 10 और 1 to 5 में भी होता है, तो जाहिर सी बात है कि 11, 12 में वो ज्वाइन करेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो असफल होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे में करा लेंगे। ऐसे बच्चों की संख्या कितनी होगी? नगण्य के बराबर। और नगण्य के वजह से एक अच्छा खासा जो सीट है वो कहीं ना कहीं वैकेंट रह जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों से मेरा ये कहना है कि सेकेंड चरण के बहाली में जो सम्मिलित होना चाहते हैं वो पूर्णतः आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बखूबी सही तरीके से संभाल के रखें, और उन डॉक्यूमेंट्स में आप ये देख लें कि आपके आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है आपके नाम का, पिता के नाम जी का स्पेलिंग है, तो वो सब आपके सर्टिफिकेट के नाम से मैच कर रहा है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अभी समय रहते आप सुधार करवा लीजिए, ताकि आने वाले समय में जब द्वितीय शिक्षक बहाली प्रक्रिया हो और उसमें आपका रिजल्ट हो, उस समय ऐसा ना हो कि आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छाड़ दिया जाए। तो ये चीज एक सीखने के लिए मिला कि भविष्य में जो है सो हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट को वेल टू डू मेंटेन करके रखना है हर तरह से। दूसरा जो प्रश्न है, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक है फिर भी सफल क्यों नहीं हुआ हूं। इसका जवाब माननीय श्री अतुल प्रसाद जी ने दिया है। दस्तावेज सत्यापन में 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। संभव है आप उनमें हो। अब देखिए कि दस्तावेज के सत्यापन में ही मैंने आपसे कहा कि दस्तावेज का जो सत्यापन होगा उस सत्यापन में आप एक चीज का ध्यान अभी से ही रखेंगे कि द्वितीय चरण का जो वैकेंसी निकलेगा उसमें आवेदन करने वक्त में आप जो जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे वही डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना होगा। तो आप वही डॉक्यूमेंट लगाएं जो वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत कर पाए। ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगाएं जो बाद में जाकर वेरिफिकेशन के समय जाकर के वो फंस जाए। तो इससे आप ही को दिक्कत होगी और इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो इससे भी हम लोगों को भविष्य में एक चीज सीखने को मिलता है कि हमें अपने जितने भी शैक्षणिक
प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो हम लोगों को बखूबी सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में फॉर्म अप्लाई करते समय भी प्रयोग करना है और बाद में रिजल्ट होने के बाद वेरिफिकेशन के समय भी बहुत अच्छे तरीके से हमें उसको सबके समक्ष प्रस्तुत करना होगा और तभी आपका वेरिफिकेशन जो है वो सही तरीके से हो पाएगा। तीसरा सवाल है, कई सफल अभ्यर्थियों से भी मेरे ज्यादा है नंबर। मतलब प्रश्न किया गया है, कई सफल अभ्यर्थियों से भी मेरे नंबर ज्यादा है, फिर भी मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय का जवाब है, करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। देखिए, इससे भी भविष्य में एक सीखने वाली बात है कि आप जब वैकेंसी अप्लाई कर देंगे और परीक्षा को लेकर के जब तैयारी करनी होगी तो आपके दिमाग में यही होगा कि चलो भाई 2 पेपर है, एक पेपर हिंदी का है तो ये ऐसे ही निकल जाएगा, जो मेन पेपर है मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेन पेपर की तैयारी करते करते आप एक पेपर को इतना ना छोड़ देते हैं कि उसमें पास करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही लगभग बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है जो काफी ज्यादा नंबर लाए हुए हैं अन्य लड़कों के बनिस्पत मेन पेपर में, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिंदी में फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट जो है सो प्रकाशित नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ऐसी भूल न करें, इसलिए भविष्य में यहाँ सीखने के लिए मिल रहा है कि सेकेंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर पे भी हम लोग अपना कमांड बनाए ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। चौथा नंबर सवाल है, कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है। देखिए, बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया है, इस पे अध्यक्ष सवाल में जवाब दिया, लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी है, वही होंगे। अब देखिए, कुछ बीएड अभ्यर्थी जो है वो डिप्लोमा भी डिग्री भी रखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाद में बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा था कि जो डीएलएड योग्यता रखते हैं वो वेबसाइट पर अपना जो है बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपना डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड कर दें, और इसका एक समय भी निकला हुआ था और उसमें लगभग 10,000 ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो डिप्लोमा किए थे, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया और उसी का रिजल्ट जो है बीएड वाले का लोग जान रहे हैं कि ये बीएड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं जान रहे हैं कि वो डीएलएड भी है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरीके की बातें आ रही हैं कि बीएड वालों का रिजल्ट पीआरटी में हो गया है, तो इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए, इससे भी हम लोगों को एक चीज सीखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के मन में ये कुंठा भरा हुआ होगा कि प्राइमरी टीचर में उन्हें मौका नहीं मिला। तो देखिए, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा आगे की तरफ सोचना चाहिए। जो समय निकल गया है उस पर दिमाग ज्यादा खटाने से अच्छा है कि आगे वाले जो आपके भविष्य के अभी बहुत सारे वैकेंसी है 6 to 8, 9, 10th, 11, 12, तो आप इन तीनों में से हमें लगता है कि न किसी के लिए आप योग्यता जरूर रखते हो, तो आप उस पर अपना फोकस करें। और साथ ही साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पीआरटी में बिल्कुल ध्यान न दें, जो रिजल्ट निकला है उस पर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और वहां से आपको जैसा निर्णय मिलेगा उसके अनुसार आप काम कीजिएगा, लेकिन इसके चक्कर में आप आगे के तैयारी को, आगे का जो आपका भविष्य है उसको बेकार न करें। चलिए, 5वां नंबर सवाल है कि सीटेट के असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया है। अध्यक्ष महोदय का जवाब है, सभी परीक्षा फल सशर्त है। सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार अगर असफल हो गए हैं तो उन्हें अब वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन के बाद वो बाहर होगा तो कहीं ना कहीं वो सीट पुनः फिर खाली हो जाएगा, उस सीट का वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जा रहा है और उस सीट पर फिर इसी चरण में बहाली होगी या फिर अगले वैकेंसी में उसको ऐड किया जाएगा, ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। तो अब ये भी बात रह गई, तो यहाँ आपको भविष्य में एक चीज सीखने को मिल रहा है कि आप अपनी तैयारी के साथ अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो सीटेट का सेकेंड पेपर जब भी अप्लाई करें तो सीटेट के सेकेंड पेपर में ये प्रयास करें कि आप बिल्कुल सफल हो जाए, क्योंकि अगर वहां सफल नहीं होंगे तो इस तरह की समस्याएं आपके साथ भी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ भी हम लोगों को एक बात सीखने के लिए मिला कि सीटेट में भी आप जो है सो सेकेंड पेपर पर फोकस करेंगे। सवाल जो है सो 6ठा नंबर है, मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। जाहिर सी बात है, इसका जवाब जो है माननीय अतुल प्रसाद जी ने दिया है। सभी को उनकी इच्छा का जिला देना संभव नहीं है और न ही आवश्यक है। देखिए, यहाँ 2 बातें कही हैं।
सभी को उनकी इच्छा का जिला देना संभव नहीं है। जाहिर सी बात है कि सभी की इच्छाओं को पूर्ति करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन दूसरी ओर जस्ट उन्होंने कह दिया नहीं आवश्यक है, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वतंत्र है किसी को किसी जिले में भेजने के लिए। इसलिए आप में अगर काबिलियत है तो आप तैयारी करें और अपने आप को उस लायक बनाएं कि आपका जो रिजल्ट आए तो उसमें आपके मार्क्स हाई हो, जिसके वजह से आप जो जिला चॉइस करेंगे वो फर्स्ट ही बार में आपको मिल जाए और एक जगह से दूसरे जगह यानी कि दूसरे जिले में आपको नहीं जाना पड़े, क्योंकि दूसरे जिले में जाने से बड़ा कष्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है कि दूसरे जिले से बचना है तो हमें मेहनत करके और जी जान लगाकर पढ़ना है। चलिए 7वां नंबर सवाल है, मुझे आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला? अध्यक्ष महोदय का जवाब है, यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। देखिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे वो जनरल के ईडब्ल्यूएस हो या फिर ईबीसी हो या बीसी हो या एससी हो या एसटी हो, तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र जो है वो क्रीमी लेयर होना चाहिए। और वो किस स्तर पे बनेगा ये आप विज्ञापन निकलने के बाद पुनः देख लेंगे कि ब्लॉक स्तर से क्रीमी लेयर बनवाना है या जिला स्तर से बनवाना है या अनुमंडल स्तर पे बनवाना है। इससे अवगत हो करके आप उसको बनवाने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है उसको लगा दिए और एप्लीकेशन अप्लाई कर दिए और जब फाइनल सबमिट करने की बारी आएगी तो उस दिन बनवा के लेके जाइएगा वेरिफिकेशन के समय। उस समय भी इसके वजह से आपको छाटा जा सकता है। तो इससे भी हम लोग भविष्य में सीख रहे हैं कि हमें अपना आरक्षण का जो प्रमाण पत्र है वो सही समय पर सही तरीके से बनवा कर रखना होगा। तो हमें लगता है दोस्तों कि हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जाना कि भविष्य में कैसे अपने आप को सुरक्षित हम लोग रख पाएंगे, और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आगे बीपीएससी द्वितीय चरण की तैयारी शुरू कीजिए और उसमें लगिए। और प्रथम चरण के जो भी बच्चे हैं जो असफल हुए हैं लेकिन उनका मार्क्स ज्यादा है, तो हमें नहीं लगता है कि वो बिहार लोक सेवा आयोग जितना बार भी जाएंगे दौड़ेंगे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि आयोग स्वतंत्र है और आयोग को फिर वापस अपना डिसीजन लेने के लिए उनको बाई कोर्ट का ही सहारा लेना होगा। और सुप्रीम कोर्ट में तो बीएड अभ्यर्थी गए ही हुए हैं, तो मान लीजिए कि उस मैटर में अगर कुछ होता है तो भविष्य में उसके अच्छे परिणाम होंगे, तो जिनका सिलेक्शन होगा उनको हमारे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं रहेंगी। लेकिन उसको अगर थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं तो कहा जाता है कि भविष्य को देखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाने चाहिए, और वही व्यक्ति सफल होता है जो भविष्य को देखते हुए अपने कदम को बढ़ाता है। तो यही बात था हमारा। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।